गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की सीरीज में 5 ऑफ दिसंबर में हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक्स जान लेते हैं जिनके बारे में डिस्कशन हमारा रहने वाला है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में एक क्वेश्चन में डिस्कस करना है। नेशनल सोलर मिशन को हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी रेडियोज के ऊपर एक एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन हमारा रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में है। देन डीजी ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर इकोनॉमी का है, ये भी डिस्कस करेंगे। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजन रिपोर्ट, इसके बारे में भी जानेंगे। एंड फाइनली एपेडा को डिस्कस करते हुए पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। और यहाँ पे दिया गया है मेरा टेलीग्राम का एड्रेस, जहाँ पर आप मैसेजेस अपने कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू का जो भी डाउट है वो यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं, सो दैट आई कुड रिप्लाई टू यू। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो हमारी सीरीज है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको वेरियस डे वाइज प्रिपरेशन करनी होती है। बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेरी जो हमें स्टूडेंट्स की है वो ये थी कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी चीज़ें उनको दिन में पढ़नी चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए एक शेड्यूल जो है वो आपको ऑलरेडी असाइनमेंट की फॉर्म में डे वाइज प्रोवाइड कर दिया है, ताकि डे एक पर्टिकुलर डे को आप ओपन करें और उसके अंदर जो भी रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स आपको दिए गए वो कंप्लीट करें। देन डे नंबर 2 पे जाएं। इस तरीके से 200 डेज में अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट करें। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन से। Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 1 2 3 4 या दूसरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो हैं इस एग्जाम के दे चुके हैं। इवन देन जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, आपका जो एटीट्यूड होता है ऐसे टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। कई बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं हम अपने आप को कि शायद ये एग्जाम मुझसे हो ही ना पाए, या फिर हमारे आसपास के लोग जो है वो भी हमें क्वेश्चन करने लगते हैं। बट हमारा एटीट्यूड जो है वो अपने आप को लेकर, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर, हमारी सेल्फ एस्टीम को लेकर 100% श्योर होना चाहिए कि दैट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्स जिसको मैं क्रैक कर सकता हूँ। हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार मुझसे ना हुआ हो, बट मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ एंड आई एम डेफिनेटली गोना क्रैक इट। तो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में ना ही सही, आगे के अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। लेकिन अगर मन में ही मान के बैठ जाएंगे कि एग्जाम नहीं होगा, तो आपको कितने भी अटेम्प्ट दे दिए जाए, एग्जाम सच में ही नहीं होगा। सो योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव अबाउट दिस एग्जाम। बट एट द सेम टाइम जो गलतियां आप पुराने अटेम्प्ट्स में आपने करी हैं उसको जरूर दूर करिएगा। अगर उन्हीं गलतियों को, उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए चलते हैं यहाँ पे एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना होता है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन अगर 6 आपका स्कोर आता है तो यहाँ पर अभी से रिवाइज कर लीजिएगा। और वैसे भी अभी हमने रिवीजन के, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिप्लाई किया था इस चीज़ के लिए और कहा भी था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हमने जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं उसको डालना शुरू किया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं और उसके थ्रू रिवीजन जो है वो अपनी कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट वीडियोस डाले गए हैं ये आपकी रिवीजन के लिए ही डाले गए हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। अगर आपको याद हो, कल हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन डिफरेंट था वहां पर, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एज अ बॉडी हमने डिस्कस करी थी। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्या ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, ये भी हो सकता है। इट वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इशू इन इंडिया। तो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के जो इश्यूज होते हैं उसको लेकर ये थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए कल अगर आपको याद हो, हमने हनी की प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। वहां पर भी हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करी थी। अगर बात करी जाए क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है? देखिए नाम से लग सकता है, हमारी कॉमन सेंस हमें कह सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट के अंदर ही आना चाहिए। बट मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस और नॉलेज दोनों इस एग्जाम को आपको क्रैक कराएंगे। जहां पे नॉलेज हेल्प नहीं करेगी वहां कॉमन सेंस करेगी, लेकिन नॉलेज भी आपको चीज़ों को लेकर होनी चाहिए ताकि इस तरीके की एक्सेप्शंस में हमारी कॉमन सेंस हमें धोखा ना दे और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हैज डिजाइंड सेंटर फॉर साइंस एंड एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है इसने डेजिग्नेट किया है सेंटर फॉर साइंस
एंड एनवायरमेंट को एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ताकि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान दिया जा सके और जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज होती है वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा सके। और वो कौन करेगा? हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। चलिए, हेडक्वार्टर क्या इसका दिल्ली में है? तो यस, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में लोकेट करता है एंड इट्स अ थिंक टैंक जो कि एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशू जो होते हैं उसको लेकर डील करता है। क्योंकि देखिए, अर्बन बॉडी मतलब अर्बन मिनिस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है और बात एनवायरमेंट की करती है। तो डेवलपमेंट जो कि अर्बन एरियाज में होता है और एनवायरमेंट, ये दोनों साथ साथ चल सके एक बैलेंस्ड वे में, ये पूरा ध्यान दिया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ न्यूज भी दोबारा। तो यहाँ पे न्यूज थी बेसिकली, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने कहा था कि जो हनी है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज की जो बॉटल्स है उनको चेक किया गया था और जो प्योरिटी है वो नहीं पाएगा। ये हमने कल डिस्कस किया था और मैंने आपको शायद मेंस का जो क्वेश्चन था वो भी इससे एसोसिएट करके दिया था। चलिए, कुछ और चीजें जान लेते हैं यहाँ पे। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये एस्टैब्लिश करी गई थी 1980 में। बेसिकली एक थिंक टैंक के तौर पे काम करते ताकि एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशू, वही मैंने आपको बताया ना, एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी में बैलेंस होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक स्टूडेंट को काउंसिल कर रहा था, तो वहां पर जो चीज सामने निकल के आई वो ये थी कि जो करंट है, आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है और स्टैटिक पोर्शन होता है, उसमें बैलेंस नहीं होता। और यूजुअली ये देखा गया और मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि हम करंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसको ज़्यादा वेटेज देते हैं और स्टैटिक को कम करते हैं। अभी तक मैंने एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है जो ये कहता हो कि मैं स्टैटिक ज़्यादा कर रहा हूँ और करंट कम कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई है वो यही आई है कि वो इसको बैलेंस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं टाइम जो है वो करंट को ज़्यादा देते हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि करंट के जो आपके सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हर वेबसाइट जो है करंट के न्यूज़पेपर आपको दे रही है, करंट की न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रही है, करंट के ऊपर आर्टिकल्स आपको दे रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर हम इतना ज़्यादा करंट कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, हमारी जो एनसीईआरटीज है, हमारी जो बेसिक बुक्स हैं, वो हम करना ही भूल जाते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जो कि करंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और करंट स्टैटिक के बीच में बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं, बिलीव मी एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से करंट और स्टैटिक को बैलेंस करके चलिए। मैं पहले भी अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ। मैं खुद भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती कर चुका हूँ जिसमें मैंने दो न्यूज़पेपर को पढ़ा था, साथ में न्यूज़ ऑन AIR की वेबसाइट को भी अच्छे से कवर किया था और इसके अलावा दूसरे गवर्नमेंट सोर्सेज को भी कवर किया था। और देन मुझे रियलाइज हुआ कि करंट कुछ ज़्यादा हो गया और स्टैटिक इस वजह से कम हो गया। तो टाइम तो लिमिटेड है आपके पास, या करंट करेंगे या स्टैटिक करेंगे या दोनों करेंगे, चॉइस आपकी है, लेकिन चीज़ वो करें जो कि सही हो। यू हैव टू डू द राइट थिंग, नॉट द थिंग यू वांट टू डू। तो जो चीज़ सही है उसे करें, ना कि वो चीज़ जो कि आप करना चाहते हैं। तो करंट और स्टैटिक को प्लीज़ बैलेंस करके चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नेशनल सोलर मिशन। पूछा गया फेजेस ऑफ नेशनल सोलर मिशन के बारे में बताइए, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है फेज 1 टारगेट फॉर ग्रिड कनेक्टेड PV दैट इज फोटोवोल्टिक इंक्लूडिंग रूफटॉप टारगेट इज 1000 मेगावाट। यहाँ पे फेज 1 के टारगेट के बारे में बताया हुआ है। फेज 2 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट टू टारगेट 40 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक। तो फेज 2 के अंदर बताया अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 40 गीगावाट तक रहने वाले हैं। फेज 3 द टारगेट फॉर ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन एज शेयर ऑफ क्यूमुलेटिव 2000 मेगावाट। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बेसिकली यूपीएससी एग्जाम के अंदर टारगेट्स पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेकर हो, आपकी विंड एनर्जी को लेकर हो या फिर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को लेकर हो। तो ये जो टारगेट्स हैं, इवन ये भी पूछा जा सकता है कि फार्मर्स की इनकम डबल हम कब तक करने वाले हैं, या फिर ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया गया था कब तक कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो टारगेट्स हैं यूजुअली आपको पता होने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आप इसको आंसर कर पाए। अब देखते हैं हुआ क्या है। और वैसे भी जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं वो एरिया तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 15 दिसंबर को जाने वाले हैं गुजरात और वहां पर इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको करने वाले हैं लॉन्च। इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है वो तो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। दूसरा है एक डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो भी वहां पर लाया जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पे जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी वो भी उनके साथ रहेंगे। इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि हमने अभी कच्छ की बात करी है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूं अभी आपको। सो दीज आर द टारगेट्स फेज 1 फेज 2 फेज 3 के जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें टारगेट फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी PV इंक्लूडिंग रूफटॉप, यहां पे टारगेट कितना है 1000 मेगावाट और ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी की बात करी जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर देखिए फेज 2 पे है, अभी सेकंड पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। यहां पे क्यूमुलेटिव टारगेट ग्रिड कनेक्टेड
सोलर फोटोवोल्टिक इंक्लूडिंग रूफटॉप की बात करी गई है कि 4000 से 10,000 मेगावाट का यहाँ पे टारगेट है। थर्ड फेज के अंदर ये 100,000 मेगावाट का हो जाता है। ये हमने पढ़ा है ग्रिड कनेक्टेड टारगेट्स। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। तो अगर टारगेट ऑफ ग्रिड देखा जाए फेज 1 के अंदर ये 200 मेगावाट है। ऑफ ग्रिड का टारगेट देखा जाए सेकंड फेज के अंदर ये 1000 मेगावाट है और ऑफ ग्रिड का जो थर्ड स्टेज के अंदर टारगेट देखा जाए ये 2000 मेगावाट है। तो बेसिकली जब आप तीनों फेजेस को एक साथ पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके वैसे ही याद हो जाती है। अगर इंडिविजुअली ये डेटा पढ़ते हैं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, विच इज नॉट सजेस्टेबल। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 को देखेंगे, आपको पता है देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्योंकि हम यहाँ पे अपना टारगेट जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कम्युनिटी रेडियोस को लेकर। मेंस के लिए भी कहीं ना कहीं आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि गांव को लेकर, और आजकल तो कोरोना की वजह से स्टडीज भी नहीं हो पा रही, इस वजह से कम्युनिटी रेडियोस का यूज किया जा रहा है। इनको लेकर आप मेंस के अंदर अपने आंसर को एनहेंस कर सकते हैं। देन यहाँ पे पूछा कम्युनिटी रेडियोस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर स्मॉल लो पावर एफएम रेडियो स्टेशन जिसकी कवरेज जो है 100 से 150 किलोमीटर तक होती है। रेडियस इसकी इतनी कवर होती है डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया। तो अगर माउंटेनियस रीजन है तो उस हिसाब से होगा, प्लेन रीजन है तो कवरेज थोड़ी सी ज्यादा होगी। They play a significant role in dissemination of agriculture related information, government schemes for people welfare, weather forecast, etc. तो इनका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया जाए, साथ में वेदर फोरकास्टिंग के लिए फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिटी रेडियोस के थ्रू स्प्रेड करी जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली एक रेडियो कदल, करेक्ट में अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, रेडियो कदल को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया जो तिरुवनंतपुरम की फिशिंग कम्युनिटी है उसके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे फिशिंग को लेकर भी वेदर फोरकास्टिंग करनी काफी जरूरी होती है। होता क्या है, जो हमारे फिशरमैन है वो जाते हैं सी के अंदर, कोस्टल रीजन में रहते होते हैं, तो वहां पर कई बार काफी अंदर तक चले जाते हैं और अगर उस दिन वेदर फोरकास्टिंग ये कहती है कि यहाँ पे तूफान आ सकता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से कम्युनिटी रेडियो हमारे फिशरमैन के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये जो कम्युनिटी रेडियो है इसे स्टार्ट किया गया है, ये पूरी न्यूज थी। अब बात करी जाए सेकंड स्टेटमेंट, काफी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है कि यहाँ पे मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों को लेकर होती है, वेदर फोरकास्टिंग जो कि फिशरमैन को हेल्प करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होती हैं उसको भी यहाँ पे डिसेमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर कवरेज की बात करी जाए, जो आपका लोकल कम्युनिटी रेडियो है उसकी कवरेज होती है 10 से 15 किलोमीटर तक, बाकी +-5 हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके की आपकी ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस इज हाउ द कम्युनिटी रेडियो वर्क्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, देखिए ये जो कम्युनिटी रेडियो है मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इवन दो काफी ज्यादा मटेरियल आपको जो पीडीएफ शेयर करी जाएगी उसके अंदर मिल जाएगा। इवन जो वेबसाइट है netmock.com जहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी डालते हैं, वहां पे आपको काफी ज्यादा फोर्डर मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो मेंस के कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन भी क्यों ना हो, जैसे कम्युनिटी रेडियो की जरूरत क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं, ये सब चीजें हम वहां पर मेंशन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 60 मिनट्स का हो सकता है, 60 मिनट से भी ऊपर जा सकता है, इसलिए सारी चीजें जो है एमसीक्यू वीडियोस के अंदर डिस्कस नहीं करी जाती। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो netmock.com पे चले जाइएगा और वहां पे जो ये पर्टिकुलर डे के एमसीक्यूज होंगे उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है which state's police station has topped the list of police station for the year 2020। तो अभी पुलिस स्टेशन जो है उनको भी एक टॉपर लिस्ट उनकी बनाई जा रही है। तो पूछा गया कि किस स्टेट के पुलिस स्टेशन ने टॉप किया है जो हमने ये लिस्ट बनाई है। सोचिए, क्या आंध्र प्रदेश से है वो पुलिस स्टेशन, या वो मणिपुर से आता है पुलिस स्टेशन, तमिलनाडु से, या गोवा से? सोचिए। चलिए, तो अच्छी चीज ये है, एक टॉप 10 लिस्ट जो है ये जारी करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये 2020 की लिस्ट है जिसमें बताया गया कि टॉप 10 पुलिस स्टेशन 2020 में कौन से रहे। इससे होगा क्या, इससे एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो पुलिस स्टेशन के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ज्यादा अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जा सके लोगों को। ये जो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन चूज किया गया, इट कम्स फ्रॉम मणिपुर, जिसने टॉप किया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। टॉप 3 पुलिस स्टेशन फॉर 2020 अगर मैं बात करूं तो दिस इज नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, जो कि कहां पे है, थोबाल डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर के अंदर। देन AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन इन सेलम सिटी ऑफ तमिलनाडु। देन हमारा है थर्ड नंबर पे खारसंग पुलिस स्टेशन इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो दीज आर द टॉप 3 पुलिस स्टेशन। फर्स्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कहां से, कौन से स्टेट से सिलेक्ट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। जीएसटी इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पे डायरेक्टोरेट जनरल को लेकर आपसे पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है।
इट इज एन एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर सीबीडीटी। ये एक हाईली इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके अंडर काम कर रही है, सीबीडीटी के अंदर काम कर रही है। और बेसिकली इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना इसका काम होता है। इट इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्टिंग, कोलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से कंसर्निंग जो इंटेलिजेंस होती है, कौन इवेड कर रहा है, इससे कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दी जाती है। हो सकता है 7 ऑफिसेज ऑफ डीजी जो है इसमें कंप्राइज होते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली काफी न्यूज थी, ऑफिशियल्स जो है DGGI डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस नागपुर जोनल यूनिट के, उन्होंने एक कंपनी के डायरेक्टर को यहां पे अरेस्ट किया है क्योंकि ऐसा पाया गया कि अराउंड 49.19 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर उसने फ्रॉड किया है। अब आते हैं जीएसटी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है, इज इट एन एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन तो है जो कि किस चीज से रिलेट करती है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस कलेक्शन से रिलेट करती है। बट इट डज नॉट कम अंडर सीबीडीटी, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करें, जहां पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात होती है। दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सीबीडीटी के अंदर नहीं आती तो किसके अंदर आती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बॉडी कौन सी है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके अंदर जीएसटी इंटेलिजेंस आपका जो डायरेक्टरेट जनरल है ये आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। सेकंड को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है वैसे भी कॉमन सेंसिकल थी, मैंने आपको बात करते करते ही बता दिया था। जीएसटी इंटेलिजेंस क्या करेगा, जीएसटी से कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन को कोलेक्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब बात आती है ऑफिसेस कितने, अगर बात करी जाए, देयर आर 4 मेजर ऑफिसेस जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में है। इसके अलावा यूनिट्स काफी सारी हैं, 26 जोनल यूनिट है, जैसे कि अभी हमने नागपुर के बारे में भी डिस्कस किया। 40 इसकी रीजनल यूनिट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सीबीआईसी के अंडर में आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपनी प्री का मेन सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो देयर आर वेरियस सीरीज जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है, चाहे आप स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू करना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू करना चाहते हो। इसके अलावा जो कल्चर की सीरीज है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। देन आपको प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाती है। मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाती है फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी है 2 साल की है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर पूछा कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। बेसिकली अगेन इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं किसका करेक्ट होता है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर इशूड बाय लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के बेसिकली ये होते हैं। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड बाय रेवेन्यूज ऑफ यूएलबी, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज, डिराइव्ड फ्रॉम टोल्स, चार्जेस एटसेट्रा। तो इसमें जो बेसिकली पैसा होता है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट होता है, उसको सिक्योरिटी किससे दी जाती है, कोलेट्रल क्या होता है यहाँ पे, तो अर्बन लोकल बॉडीज का जो रेवेन्यू होता है टोल्स और चार्जेस से कलेक्ट किया हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि वो इसमें कोलेट्रल मतलब बेसिकली सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली जो लखनऊ है, लखनऊ सिटी ऑफ यूपी, द कैपिटल ऑफ यूपी, इसने 200 करोड़ जो है वो यहाँ पे रेज किया है बीएसई से। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की जो बाकी सिटीज है वो भी अब ऐसी प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगी। लेट्स सी होता क्या है। देखिए सिंपली अगर मैं आपको म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली है क्या। देखिए इशू तो ये लोकल बॉडी के द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन लोकल बॉडी से इशू क्यों करेगी, डेवलपमेंट करने के लिए किसी रीजन के अंदर करना है तो क्या चाहिए होता है, डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल बॉडीज करना क्या चाह रही है, ये लोकल बॉडीज जो है जैसा कि रिसेंटली लखनऊ ने किया, ये क्या करेंगे, ये इशू करेंगे बॉन्ड्स और उसके बदले लेंगे पैसा, उसके बदले पैसा रेज कर लेंगे। जैसे कि लखनऊ ने 200 करोड़ अभी रेज किया है। अब इस पैसे का इस्तेमाल किया कहां जाएगा, जो रीजन के अंदर जहां पे पैसा रेज किया जा रहा है वहां पे डेवलपमेंट करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, कहां पे आप एयरपोर्ट को भी प्लान कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए आपको इस पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लोकल बॉडीज क्या है, दिस इज द न्यू स्ट्रेटेजी कि वो अपने बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स जिसको कहते हैं, उनको इशू करेंगे, उसके बदले में पैसा उठाएंगे मार्केट से और उसका इस्तेमाल करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट करके उनको डेवलपमेंट वाले रीजन से पैसा ज्यादा उनका रेवेन्यू होगा। जैसे कि देखिए जब डेवलपमेंट होगा तो ये टोल्स और जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाएगा फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मतलब जो पैसा मार्केट से उठाया था उसको रिटर्न करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, आपने क्या किया, आपने सिंपल तरीके से बताता हूं, आपने एक शॉप स्टार्ट करी और इस शॉप को स्टार्ट करने के लिए आपने म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू करे, लोगों ने आपको पैसा दिया, आपने अपनी शॉप बनाई, उसके अंदर माल भरा और देन इसके अंदर से सेल करना शुरू कर दिया। सेल करेंगे तो आपका रेवेन्यू आएगा और जब आपका रेवेन्यू आएगा तो आपने लोगों का जो पैसा था वो वापस करना शुरू कर दिया विद इंटरेस्ट। तो हमारे जो लोकल बॉडीज है वो भी कुछ इस तरीके से कर रही हैं कि डेवलपमेंट कर रही हैं और डेवलपमेंट के थ्रू पैसा कमाएंगे, उसके थ्रू
पैसा कमाने के बाद जो लोगों से पैसा रेज किया गया था इस पूरी डेवलपमेंट को करने के लिए वो वापस कर दिया जाएगा। तो पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, पूरे प्रोसेस में डेवलपमेंट भी हो गई और यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है उन्होंने रेवेन्यू भी अर्न कर लिया। सो दीज आर इशूड बाय लोकल बॉडीज, बिल्कुल ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता देता हूं। और अर्बन लोकल बॉडीज में जो सिक्योरिटी किसके थ्रू होती है, टोल्स और चार्जेस से जो रेवेन्यू होता है। डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड्स होते हैं एंड जनरल बॉन्ड ऑब्लिगेशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय इन्वेंटर। अगर कोई भी इन्वेंटर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो उसको प्रोटेक्शन कहां से मिलती है? क्या कॉपीराइट से मिलती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, पेटेंट से या ट्रेडमार्क से? सोचिए। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। सो न्यूज ऑन AIR जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर ये डिफरेंस दिया गया था। कॉपीराइट में क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक ऑथर है या आप म्यूजिक बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, कोई आर्टिस्ट है, तो आपका जो ओरिजिनल वर्क होता है ना, या फिर जिसको आप इंटेलेक्चुअल वर्क भी कह सकते हैं, अगर आप एक राइटर है तो आपका इंटेलेक्चुअल वर्क कहलाएगा, उसको जब प्रोटेक्शन देनी होती है तब हम करते हैं कॉपीराइट। मान लीजिए ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं, दिस इज माय ओरिजिनल वर्क, इसमें हम इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसे करेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके। अब आते हैं पेटेंट के ऊपर। मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया, कोई इन्वेंशन करी और आपने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे कि कोरोना वायरस जो है उसको दूर से ही डिटेक्ट किया जा सकता है, या आपने ऐसी कोई मेडिसिन बनाई जिससे कि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, तो ये जो होगा ये आपका आएगा पेटेंट के अंदर। आप उसे अपने नाम से पेटेंट करा लेंगे क्योंकि यहां पे आपने कोई एसेट जैसी चीज जो है वो क्रिएट करी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द डिफरेंस कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में। यहां पे आपका ओरिजिनल वर्क होता है, यहां पे आपकी कोई इन्वेंशन होती है जिसको आप पेटेंट कराते हैं। ओरिजिनल वर्क को कॉपीराइट कराते हैं, आपकी इन्वेंशन को आप पेटेंट कराते हैं। देन ट्रेडमार्क किस लिए होते हैं? देखिए आपने देखा होगा पेप्सी का यहाँ पे दिया एग्जांपल, लोगोस जो होते हैं, जैसे आपको नेटमोक का लोगो दिख रहा होगा, सो दिस इज आवर ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं, पेटेंट के अंदर नहीं आता है। मैं अपने लोगो को पेटेंट नहीं करा सकता, अपने लोगो को कॉपीराइट नहीं करा सकता, लेकिन इसे एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के थ्रू इसे रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकता हूं। देन आता है आपका रजिस्टर्ड डिजाइन। ये कौन यूज करते हैं? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मोटर बाइक, जो पर्टिकुलर कार है, उनके जो डिजाइन होते हैं, घरों के भी जो डिजाइन होते हैं, वहां पे आप उन डिजाइन को रजिस्टर करा सकते हैं कि वो आपकी यूएसपी है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। पेटेंट कॉपीराइट के बीच में डिफरेंस ज्यादा जो है थोड़ा पास का ही है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। पेटेंट में आप बेसिकली कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, इस तरीके की चीज रहती है। कॉपीराइट के अंदर आपका ओरिजिनल वर्क रहता है जिसमें आप कोई म्यूजिक बना सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं, कोई मूवी बना सकते हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP के बारे में। ठीक है, CACP के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट रेकमेंड्स MSP फॉर मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। तो MSP होता है इसके अंदर और FRP होता है अलग अलग चीजों के लिए। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये एक अटैच ऑफिस होता है। इट रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये जो रिकमेंडेशन देती है वो गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। सोचिए, आपको पता है CACP के साथ मैं एक और बॉडी की भी बात करता हूं, उसका नाम भी बताइएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अभी जो डिस्कशन चल रहा है फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर चल रहा है। फार्मर्स जो है वो चाह रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें लिख के दे कि जो MSP है वो 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज न्यूज में थी। अब हम डिस्कस करते हैं इससे कंसर्निंग जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 2 बॉडीज CACP, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये दोनों न्यूज में रहती है। दोनों का पर्पस और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं भी पता तो गूगल कर लीजिएगा। इट रेकमेंड्स MSPs एंड FRP फॉर शुगर केन। तो पहली जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन के अंदर FRP दिया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऐड करी गई थी। ये रेकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? CACP के द्वारा। और वैसे भी यहाँ पे जो चीज कही है वो कही है रेकमेंड, मतलब ये चीज रेकमेंड करी जा रही है, मैंडेट नहीं करी जा रही। रेकमेंडेशन MSP फॉर मैंडेटेड क्रॉप्स। क्रॉप को पता है कि कौन कौन सी क्रॉप के ऊपर ये चीज देना जरूरी है, लेकिन जो MSP और FRP है ये कोई मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए फॉलो करना। तो यहाँ पे दिस इज मेयरली रिकमेंडेशन, सिर्फ सजेशन के तौर पे बताई जाती हैं चीजें। फॉलो करना ना करना वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इज इट एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? नहीं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज इट इज एन एसोसिएटेड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पे इट इज एन एडवाइजरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। आंसर क्या हो जाएगा? C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WMO के द्वारा, UNEP के द्वारा या फिर IPCC के द्वारा? सोचिए। चलिए, तो स्टेट ऑफ द
ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेके आई और इसने कहा कि 2020 जो है, ठीक है, ये अपने आप में टॉप 3 में रहा है अगर हम वार्मेस्ट ईयर की बात करते हैं। और ये भी बताया गया कि 2011 से 20 ये जो डेकेड था, दिस वुड बी द वार्मेस्ट डेकेड एवर। अपने आप में अगर हम बात करें तो ये सबसे गर्म डेकेड रहा है अभी तक, जो कि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके जाता है। सो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा ये रिपोर्ट कौन लेके आता है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी को लेकर पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये इस अथॉरिटी का मेन काम है। इट इज ऑल्सो बिन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर इंपोर्ट ऑफ शुगर। शुगर को कैसे इंपोर्ट करना है, ये काम भी इसको दिया गया है। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये काम करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नथिंग बट अपेडा। ठीक है, इसका मुख्य काम यही होता है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाना है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि मिलेट्स के जो एक्सपोर्ट है इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए कहा गया कि इसे न्यूट्री सीरियल्स के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं जहाँ पे भी न्यूट्रिशियस कोई चीज़ ऐड हो जाती है या फिर किसी भी चीज़ के आगे आप ब्राउन लगा देते हैं, ग्रीन लगा देते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, ब्राउन ब्रेड हो, वो चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है, क्योंकि अभी लोगों का जो ध्यान है वो न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा है। वो ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करना चाहते जो कि उनकी हेल्थ को ख़राब करे। तो कुछ इस तरीके से ही मिलेट्स को मार्केट करने की कोशिश करी जा रही है अपीडा के द्वारा। तो यहाँ पे यस, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि शुगर का इंपोर्ट जो है उसको आपको मॉनिटर करना है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर की बात आती है, तो कॉमर्स का रोल ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर का कम होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज एपीडा। एपीडा इज मैंडेटेड विद कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन देखना है, और शेड्यूल प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे हमारी एक्टिव रिविजन, और मैं चाहूँगा लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। देखते हैं पहले कौन करता है। लाइव नहीं देख रहे हैं तो अपने माइंड के अंदर आप रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। 30% मोर रिटेंशन इज गारंटेड विद दिस मेथड। चलिए, शुरुआत हमने करी थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। जल्दी से बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। हनी को लेकर न्यूज़ में था, और वैसे भी थिंक टैंक एक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताएं, दिल्ली के अंदर। देन इसके बाद डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 2 पे हम गए थे। वहां पे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नेशनल सोलर मिशन के बारे में। मुझे बताएं कि हमारे टारगेट्स फेज 1 को लेकर कितने हैं, जल्दी से बताएं। यस, फेज 2 को लेकर जल्दी से टाइप करें, फेज 3 को लेकर जल्दी से टाइप करें। यस, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कम्युनिटी रेडियो कहां पे आया, तिरुवनंतपुरम के किस कम्युनिटी ने, फिशर कम्युनिटी, फिशरमैन कम्युनिटी ने ये लेके आए। इसकी रेंज जल्दी से बताएं कितनी होती है। यस, 10 से 15 किलोमीटर की जो रेंज है वो होती है। ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है बाकी। इसके अलावा डिस्कशन हमारा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पुलिस स्टेशन, किस स्टेट के पुलिस स्टेशन को जल्दी से बताएं टॉप पोजीशन मिली है, मणिपुर। सेकंड पोजीशन किसको मिली है, जल्दी से, किस स्टेट के पुलिस स्टेशन को थर्ड पोजीशन मिली है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में। तो जल्दी से बताएं कितने इसके ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिसेज हैं, बिल्कुल सही है। यहां पे कौन सी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आता है, सीबीडीटी के अंदर आता है कि नहीं, सीबीआईसी के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जाना था म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में, जिसमें पैसा रेज किया जाता है मार्केट से। बताइए किस सिटी ने जल्दी से अभी ऐसा किया है रिसेंटली, लखनऊ ने, बिल्कुल सही है। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सी 2 टाइप है, जल्दी बताएं, याद है आपको, रेवेन्यू टाइप है, जनरल बॉन्ड ऑब्लिगेशन। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। हमने देखा था वेरियस चीजों के बीच में डिफरेंस, जल्दी बताएं। अगर कोई राइटर है या कोई वीडियो बना रहा है या कोई मूवी बना रहा है तो कौन सी चीज दी जाती है, यस, कॉपीराइट दिया जाता है। और कोई इन्वेंशन करी जाती है तो क्या होता है, पेटेंट होता है, बिल्कुल सही है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट CACP, क्या रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है, रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं होती है। शुगर केन के लिए क्या MSP दिया जाता है, FRP दिया जाता है, MSP दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए यहां पर दिया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड या अटैच्ड ऑफिस है, जल्दी से बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बिल्कुल सही है। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 को लेके, पर्टिकुलर रिपोर्ट, जल्दी से बताएं, हमने पढ़ी थी जो, कौन लेके आता है इसे, ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट, जल्दी से शॉर्ट में बताएं। यस, WMO इसे लेके आता है, और बताया कि 2011 से 20 तक का जो डेकेड रहा है सबसे गर्म रहा है। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे जल्दी देता है। तो लास्ट में हमने पूछा था अपेडा के बारे में,
कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जल्दी से बताएं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुगर इंपोर्ट करने की और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और रिवीजन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे प्रीलिम्स का, जिसका आपको आंसर करना है, और मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इफ यू वांट टू विन द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, तो एंटायर मॉक टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल कर लिया जाएगा अगर आप आंसर करते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो वैसे तो मैंने मल्टीपल एलिजिबिलिटीज की बात करी, आप मुझे सिर्फ एज की एलिजिबिलिटी जो है वो बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर इसे जरूर बताइएगा। लेट्स सी रैंडमली कौन से हमारे विनर चूज किए जाते हैं। चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। सो काफी इजी क्वेश्चन आज का। डू यू थिंक द एग्रीकल्चर लॉ 2020 वुड प्रूव अ बून फॉर आवर एग्रीकल्चर सेक्टर और अदरवाइज? कमेंट करना है। देखिए हमारे जो न्यू आपका एग्रीकल्चर लॉ बनाए गए हैं इसके बारे में तो आपने डेफिनेटली न्यूज में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं सबको 5, 7, 10 पॉइंट्स इसके बारे में जरूर पता होंगे। दैट्स वाई थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया गया ताकि आप सभी लोग लिखना शुरू करें। यूपीएससी की जो मेंस की हमारी सीरीज है, बेसिकली इट्स एन आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें 365 डेज आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। मींस एवरी डे आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड आई विल बी द वन हु विल इवेल्यूएट योर आंसर। मैं आपका जो आंसर है वो इवेल्यूएट करने वाला हूं, तो आप इसको exam.network.com पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 365 दिन तक आपको 100% कमिटमेंट के साथ एवरीडे बेसिस पे आंसर लिखना है, क्योंकि मैं भी इसमें अपना 100% देने वाला हूं। आपको एवरीडे बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उसे इवेल्यूएट करके आपको फीडबैक भी देने वाला हूं। चलिए जो विनर है हमारे, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है एमडीआर को लेके, सो सुरंजय रॉय ने करेक्ट आंसर दिया है। इसके अलावा जो अपने मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और सुरंजय आप मुझे @prince_luthra पे जरूर बताइएगा कि आपको जो सीरीज चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अपना जीमेल या मेल आईडी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। देन टेलीग्राम पे आपको ये जो पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।